नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर युवाओं को साधने कांग्रेस कवायद शुरू कर रही है। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस आज युवा घोषणा पत्र जारी करेगी। राहुल और प्रियंका गांधी दिल्ली में बैठक कर घोषणा पत्र जारी करेंगे। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर मिशन 2023 की तैयारी में जुटी भाजपा। बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान का दूसरा दिन आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सोनकच्छ में कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने का मंत्र देंगे। बीडी शर्मा पन्ना में संभालेंगे मोर्चा। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 55 सीटों पर आज अधिसूचना जारी होगी और इसके साथ ही 9 जिलों की 55 सीटों पर नामांकन भी शुरू किया जाएगा। ऐसे में कुछ एक दलों के प्रत्याशियों की सूची न आना दावेदारों की धड़कनें बढ़ा रहा है। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे जहां पर भोपाल से आज सीएम हाउस के सामने धरना देंगे दिग्विजय सिंह। शिवराज के समय न देने पर भड़के हैं पूर्व सीएम। किसानों की मांगों को लेकर मुलाकात वो करना चाहते हैं। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी प्रभारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज दिल्ली में युवा घोषणा पत्र जारी करेगी और इस घोषणा पत्र में पार्टी युवाओं को रोजगार, परीक्षा शुल्क, भर्तियों में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण पेश करेगी। आपको बता दें कि यूपी में कांग्रेस महिलाओं और युवाओं पर फोकस कर रही है और उसने राज्य में 40% टिकट महिलाओं को देने का भी वादा किया है। वहीं अब तक राज्य में हो रहे चुनाव के लिए केवल आरएलडी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है। अब कांग्रेस आज युवाओं के लिए युवा घोषणा पत्र जारी कर रही है। राज्य में कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार युवा और महिलाओं के मुद्दों को उठा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए अपने 41 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें प्रियंका गांधी अपने वादों के मुताबिक 40% टिकट महिलाओं को दे रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिल, जो अगर कांग्रेस की बात करें, चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सभी अपनी अपनी उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर रहे हैं। आज कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कांग्रेस आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपना जो घोषणा पत्र है उसको भी जारी करेंगे। हालांकि उन्होंने 2 फेज के चुनाव को लेकर कहीं न कहीं अपने प्रत्याशियों के नॉमिनेशन के लिए अपनी सूची जारी कर दी। हालांकि भी बीते दिन भी उन्होंने 40 लोगों की और लिस्ट 41 लोगों उम्मीदवारों की जारी की, जिसमें 16 महिला भी शामिल है। हालांकि सबसे ज्यादा कांग्रेस ने फोकस किया है उन महिलाओं पर जो पीड़ित रही हैं, जो दूसरे दलों के साथ कहीं न कहीं अत्याचार हुए थे, सरकारों के साथ या विधायक के साथ पीड़ित रहे हैं, तो उनको लोगों को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। हालांकि आज का राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसको मैनिफेस्टो भी जारी करके उत्तर प्रदेश में बताएंगे कि अगर सरकार हमारी कांग्रेस की बनती है तो हम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ खास करेंगे, क्या किस किस योजनाओं को महत्व देंगे, कैसे उनका रोड मैप है, इसको लेकर कहीं ना कहीं आज वो जनता के बीच में अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि उनका मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास रहेगा। 200 दिनों के अगर देखा जाए तो आरएलडी ने पहले ही अपनी घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। हालांकि कांग्रेस दूसरे नंबर पे होगी, उसके बाद ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी अपनी कल से लेकर 24 घंटे के बाद 48 घंटे के अंदर अपना भी घोषणा पत्र जारी कर सकती है। हालांकि बीजेपी ने पहले ही जारी कर दिया था। बीजेपी पहले ही इस बात का दावा कर रही है कि हम 300 सीटें जीतेंगे और वो अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजना जो चलाई जा रही है उसको फोकस किया है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या होगा, लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं अलग रूप पे चले और महिलाओं पे सबसे ज्यादा फोकस करे। ये तो माना जा रहा है कि इनके घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर कहीं न कहीं ज्यादा तरजीह दी जाएगी। हालांकि कितना फायदेमंद और नुकसान होगा, कितना फायदेमंद होता है, ये घोषणा पत्र ये चुनाव का नतीजा ही तय करेगा। लेकिन कांग्रेस के आज पहली बार होगा कि राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश को लेकर सक्रिय रहेंगे और घोषणा पत्र जारी होने के समय वो भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल अखिल जी, लेकिन अगर देखा जाए कांग्रेस जो घोषणा पत्र यहाँ पर जारी कर रही है और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा कांग्रेस ने दिया है, और साफ तौर पर अगर इनकी रणनीति को समझने की कोशिश करें तो ये महिलाओं पर और युवाओं पर सबसे ज्यादा केंद्रित है। कितना कारगर साबित तो हो सकता है? देखिए, प्रियंका गांधी महिला भी हैं और उनको लगता है कि उन महिला पीड़ितों को हम अगर टिकट देते हैं तो उनकी सहानुभूति मिलेगी। हालांकि चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों पर रोक लगाई है, वो डोर टू डोर कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस किया है कन्वेंस को लेकर। तो महिला प्रत्याशी अगर उतारते हैं तो वो कम से कम कहीं ना कहीं घर के अंदर तक जाएगी और महिला मुख्य रूप से अपनी बात, अपने दर्द को बयां कर सकती है, तो इसका प्रभाव भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसे नजरअंदाज किया जा सकता है।
क्योंकि एक महिला दूसरी महिला को समझाने बड़ा आसान तरीका होता है। और जो पुरुष उम्मीदवार होते हैं वो बाहर अपने डोर टू डोर कन्विंस जरूर करते हैं, लेकिन वो केवल बाहर ही समझा पाते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा जो कांग्रेस तरजीह दे रही है, युवा महिला युवा पुरुष को भी दे रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाओं के सबसे ज्यादा फोकस है, घर के अंदर तक फोकस किया गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि उन महिलाओं को भी इस लिस्ट में रखा गया है जो पीड़ित विधायकों से पीड़ित रहे हैं, जो जिन पर अत्याचार हुए या चुनाव को लेकर जो महिलाओं के साथ शोषण हुआ, उन सभी महिलाओं को तरजीह प्रियंका गांधी ने दिया है। हालांकि विपक्ष की बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। जिस तरह के जो उत्तर प्रदेश में चाहे सोनभद्र में जो घटना हुई हो, चाहे लखीमपुर में घटना हुई हो, उन्नाव में घटना हुई है, सबको लेकर सक्रिय रही है। तो उन पीड़ित महिला के परिवार को भी उन्होंने टिकट इस सूची में देती नजर आ रही है। तो इसका लाभ भी तय माना जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता है वो तय करेगी कि किसको वोट देना है, किसको नहीं। लेकिन यहाँ पर जब चुनाव उत्तर प्रदेश का रहा इतिहास की, जब चुनाव होता है तो कहीं कि विकास का नाम हट जाता है और जातिवाद पर और हिंदू मुस्लिम पर ही चुनाव हो जाता है। तो ऐसे में इस बात को देखना बड़ी जरूरी होगी। इस बार की इतिहास बदलेगा क्या? उन महिलाओं को भी तरजीह उत्तर प्रदेश की जनता देगी? और कहीं ना कहीं विकास को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, क्या उस पर भी अब इस बार वोट होगा या नहीं होगा, ये भी देखने वाली बात है। चलिए अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी भाजपा इन दोनों बूथ से लेकर राज्य स्तर तक संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष में पार्टी ने बूथ विस्तारक योजना की शुरुआत की और इसके तहत पार्टी के 20,000 स्वयंसेवी कार्यकर्ता 10 दिन का समय दे रहे हैं। अभियान के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोनकच्छ विधानसभा के टोंकखुर्द नगर मंडल के बूथ पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा पन्ना विधानसभा के गुन्नौर मंडल के बूथ पर पहुंचेंगे और इसी तरह केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अंबा विधानसभा में, फग्गन सिंह कुलस्ते डिंडोरी विधानसभा के बूथ पर अभियान में शामिल होंगे। तो वहीं प्रदेश सरकार के सभी मंत्री और सांसद अलग अलग बूथों पर अभियान में शामिल रहेंगे। तो बूथ विस्तारक का जो बीजेपी चला रही है, उसके तहत बीजेपी जो कार्य कर रही है, आने वाले चुनाव को लेकर बूथ को विस्तार करने की यहां पर कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, जिसमें सभी नेता मंत्री रहेंगे। अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो स्वयं ही सोनकच्छ पर जाकर बूथ विस्तार करने की कोशिश करेंगे। 2023 के मिशन पर बीजेपी दिखाई दे रही है। पार्टी के तमाम दिग्गज अभियान में शामिल होंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान विधानसभा के टोंकखुर्द पर बूथ विस्तारक करने के लिए दिशा निर्देश भी देंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अंबा विधानसभा में निर्देश देते हुए नजर आएंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते डिंडोरी विधानसभा के बूथ पर शामिल होंगे और प्रदेश के सभी मंत्री और सांसद अलग अलग बूथों पर शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बूथ विस्तारक का काम करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी बूथ विस्तारक अभियान का दूसरा दिन आज है, जिसमें पार्टी के तमाम दिग्गज इस अभियान में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अंबा में कार्यभार संभालेंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते डिंडोरी विधानसभा में शामिल होंगे और प्रदेश के सभी मंत्री और सांसद इसमें भाग ले रहे हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान बूथ विस्तारक का काम करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि बूथ विस्तारक अभियान का आज दूसरा दिन है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, 2023 के मिशन पर बीजेपी नजर आ रही है, क्या लगता है आपको, कितना कारगर ये मुद्दा साबित हो रहा है? जी विवेक, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की 55 सीटों पर आज अधिसूचना जारी होगी और इसके साथ ही 9 जिलों की 55 सीटों पर नामांकन शुरू हो जाएगा। नामांकन के लिए इलेक्शन कमीशन
ने ऑनलाइन सुविधा की है। प्रत्याशी सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर की 55 सीटों पर 22 से 28 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी को होगी। उम्मीदवार 31 जनवरी तक नाम वापस ले सकेंगे। ऐसे में अब तक कुछ एक राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई है और इसी पर हम बात करेंगे यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी से। दूसरे चरण के नामांकन कल से होंगे। 9 जिलों में 55 सीटों पर नामांकन किए जाएंगे। 3 दिन ये प्रक्रिया चलेगी। दूसरे चरण के लिए नामांकन कल से 55 विधानसभा सीटों के लिए पर्चे भरे जाएंगे। तो आपको बता दें, नामांकन का तीसरा दिन आज और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, क्या कुछ अधिक जानकारी, क्या मतलब जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, पर्चे दाखिल किए जा रहे हैं, नामांकन दाखिल किया जा रहा है और ये प्रक्रिया जो है ये 3 दिन चलेगी। देखिए, निश्चित तौर पे ये देखा जाए तो ये आज जो दूसरे चरण की जो चुनाव होने हैं उसको लेकर नॉमिनेशन होने, जो 55 सीट हैं जिसको लेकर आज ये सूचना जारी हो गई है। इसके साथ साथ 9 जिले हैं जिसमें 55 सीट का ये नॉमिनेशन होना है। अगर उन जिलों की बात करें जिसमें सहारनपुर, बरेली, बदायूं, अमरोहा, रामपुर, संभल, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, ये दूसरे चरण के 9 जिले हैं जिससे 55 विधानसभा सीटें आती है। हालांकि 22 से 28 जनवरी तक इनके नामांकन जो है वो दाखिल कर सकते हैं उम्मीदवारों की जो अपने अपने दल जो है उन्होंने नॉमिनेशन के लिए कहीं न कहीं उन सूचियों को जारी कर दिया है। तो कई एक दल ऐसा है जिसमें अभी कुछ दल ऐसे हैं जो है वो निर्दलीय हो और एक दल जिन्होंने भी पूरी तरीके से अपनी सूची जारी नहीं की है। तो वो उम्मीदवार 31 जनवरी तक अपने नाम वापस भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें प्रत्याशियों को सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा दे दी गई है। चुनाव जाता है कि जो भी गाइडलाइन है, जो भी कहीं फैला हुआ है, इसको लेकर कहीं न कहीं बहुत से ऐसे प्रत्याशी जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। ये अच्छी चीजें रही है कि प्रत्याशी को असुविधा भी न हो, वो अपने जरिए कहीं न कहीं ऑनलाइन ऐप के जरिए अपने आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ साथ उम्मीदवारों की जो नॉमिनेशन वापसी की जो तारीख रखी गई है वो 31 जनवरी रखी गई है। ऐसे में अब तक कुछ देखा जाए तो राजनीतिक जितने दल हैं उसमें से एक आध को छोड़ के सभी ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हालांकि प्रत्याशी की घोषणा समय से पहले हो जाता तो प्रत्याशी को समय मिल जाता है, वो अपने प्रत्याशी प्रचार भी कर सकते हैं। तो ऐसे माना जा रहा है कि जो बचे दल हैं वो लगभग 22 तारीख से पहले, पर ये 2 दिन बाद देखा जाए तो वो अपने जो 28 से पहले सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। हालांकि उसके बाद भी देखिए तीसरे चरण, चौथे चरण और पांचवें चरण की जो अभी जो नॉमिनेशन होने हैं उनके भी अभी नॉमिनेशन अभी प्रत्याशी ने अपनी घोषणा नहीं की है। हालांकि क्योंकि मंथन चिंतन इसलिए बहुत ज्यादा पार्टियों को करना पड़ रहा है कि दूसरे दलों से जो लोग दूसरे दलों में जा रहे हैं उनको लेकर कहीं न कहीं चिंतन और मंथन कर रहे हैं कि जो मौजूदा पार्टी में जो सिटिंग एमएलए हैं या उनके कार्यकर्ता जिनको टिकट की पहली उम्मीद थी अब उनके वोटों को देनी, तो उनको मनाने में भी बड़ा समय लग रहा है। तो ऐसे में विरोध का सुर भी ना उठे इस बात को लेकर कहीं न कहीं सभी दल सक्रिय नहीं है और उसको लेकर कहीं न कहीं डिले भी हो रहा है। तो ऐसे में प्रत्याशियों को कम समय मिलता है प्रचार प्रसार के लिए। हालांकि इस सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने कहीं न कहीं ऑनलाइन सुविधा भी रखी है, उसके जरिए कहीं न कहीं नॉमिनेशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल अकील जी, लेकिन अगर नामांकन पत्रों की अगर बात की जाए तो जो नामांकन दाखिल किए जाएंगे, नामांकन पत्रों की जांच भी 29 जनवरी तक होगी। उम्मीदवार 31 जनवरी तक नाम अपने वापस भी ले सकेंगे। ऐसे में अब तक कुल एक राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की लिस्ट भी सामने नहीं आई है, तो इसे कैसे समझे, क्या कैसे फिर चुनाव होंगे और किस तरीके से चुनाव आयोग इसकी रणनीति बनाएगा? देखिए, दूसरे क्रम के एक्चुअली है कि इस बार मैंने बताया ना कि जिस तरह दूसरे दलों से लोग दूसरे दलों में जो भागदौड़ लगी हुई है, भागम भाग मची हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो चिंता कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुराने कार्यकर्ता है, पुराने उम्मीदवार है, उन्हें कैसे मनाना। अगर हम उन्हें नए प्रत्याशियों को टिकट वहां से दे रहे हैं तो पुराना विरोध का शुरू उठेगा। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत समय लग रहा है उनको मनाने में, उनको मैनेज करने में, क्योंकि अगर विरोध का शुरू होता है किसी भी दल में हो तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा वो करना पड़ेगा, तो वो नुकसान होगा। तो ऐसे बनाने की कोशिश की वजह से चाहे जो भी दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, अन्य दल हो, वो कहीं ना कहीं उसको मनाने की कोशिश करने में ही डिले हो रहा है।
ऐसे में प्रत्याशियों को चयन में जब देरी होती है तो उन्हें बहुत कम समय मिलता है प्रचार प्रसार करने के लिए। प्रचार प्रसार में जब समय कम मिलता है तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रत्याशी भी मायूस होता है कि पहले ही अगर घोषणा कर दिया होता नाम का तो हम पहले और मेहनत कर लेते। कहीं न कहीं अगर थोड़ी बहुत वोट से कहीं न कहीं आगे पीछे होता है तो बड़ी मायूसी होती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं राजनीतिक दल उसी चिंतन मंथन में भी फंसे हुए हैं। इसलिए माना जा रहा है कि अभी 22 तारीख से 28 जनवरी तक नॉमिनेशन दाखिल होने की है और सबसे अहम बात यह है कि अब प्रत्याशियों की सुविधा के लिए जो ऐप ऑनलाइन ऐप किया गया है तो उसके जरिए भी नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो ऐसे माना जा रहा है कि 2-1 दिन में सभी प्रत्याशी जो है वो सभी जो दल हैं वो कहीं न कहीं नॉमिनेशन नाम की घोषणा जल्द कर देंगे, क्योंकि अभी 28 जनवरी तक समय है। तो इसके माना जा रहा है कि 2-1 दिनों में जो दल बचे हुए हैं वो भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देंगे और उस तैयारी में जुट जाएंगे। बिल्कुल अखिल जी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए चुनावी रण जो है, अगर उसको देखें, अगर सपा को देखें, कांग्रेस को देखें, बीजेपी को देखें, या जो भी तमाम जो पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक नजर आ रही हैं, तो किसका पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अगर देखें तो महिलाओं को लेकर एक इमोशनली टच करने की यहाँ पर कोशिश जो है वो करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी जो है वो अपना मुद्दा ऑलरेडी लेकर बैठी हुई है। तो किस तरीके से किस पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पश्चिमी यूपी में जिस तरह अगर हम पहले फेज की बात करें तो इसमें कहीं न कहीं चर्चा का विषय केवल समाजवादी पार्टी और बीजेपी वर्चस्व है, क्योंकि पिछले इतिहास को उठा के देखें तो समाजवादी पार्टी जितने भी चैनल अगर देखा जाए, चैनल जो सर्वे कर रहे हैं तो उसमें ये भी था कि 2017 में ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी को लगभग 15 सीटें मिली थी। हालांकि इस बार क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा बहुमत वहां पश्चिमी यूपी में मिला था, इस बार जो देखा जा रहा है वो कहीं न कहीं 35 से 37 सीटें सपा को देखा जा रहा है और 35 से 37 सीटें कहीं न कहीं बीजेपी को भी देखा है। तो ये टक्कर माना जा रहा है कहीं न कहीं बीजेपी वर्चस्व समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से पश्चिमी से लेकर पूर्वांचल तक नजर आ रहा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस को बहुत इग्नोर किया गया है निश्चित तौर पर, लेकिन वो दल अपने हिसाब से मेहनत कर रही है, अपनी चीजों को सेटिस्फाई कर रही है। निश्चित तौर पर बीजेपी वर्चस्व समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में भी दिख रहा है, इसलिए चर्चा का विषय भी वही है। और बीजेपी के चाहे वो छोटे नेता हो चाहे बड़े नेता हो, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पर ही वार करते नजर आ रहा है। तो ऐसे में समाजवादी और बीजेपी का लड़ाई बहुत बड़ी मानी जा रही है और इसको लेकर बीच में आरएलडी, पश्चिमी यूपी में आरएलडी है, तो आरएलडी के साथ गठबंधन करने के बाद समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं वहाँ मजबूत हुई है। ऐसे में किसान आंदोलन जो वहाँ पर चला वहाँ पे उसको लेकर कहीं न कहीं आरएलडी का फायदा मिल सकता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो प्रत्याशियों का चयन भी हो रहा है उसी तरह से किया जा रहा है जिससे समाजवादी पार्टी जो कर रही है कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ हो सके। और ऐसे में बीजेपी उन उम्मीदवारों को उतार रही है जिससे कहीं किसान का वोट बैंक और जाट वोट बैंक मिल सके। तो ऐसे में चुनाव का नतीजा आएगा, क्या फर्क रहा, कितना फायदा कितना नुकसान किस दल को हुआ, ये नतीजा ही तय करेगा। लेकिन निश्चित तौर पर अभी भी जो लड़ाई पश्चिमी यूपी में देखी जा रही है वो समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी देखी जा रही है। चलिए अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज सीएम हाउस के सामने धरने पर बैठेंगे। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह 4 जिलों के डू प्रभावित क्षेत्रों के लिए किसानों और गांव वालों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा सीएम शिवराज को एक पत्र लिखा था और मिलने का समय मांगा था, जिसके बाद सीएम ने मिलने की अनुमति दे दी थी। लेकिन ऐन वक्त पर शिवराज ने मिलने से मना कर दिया था, जिसके बाद दिग्विजय सिंह और भड़क गए और सीएम हाउस के सामने धरने पर बैठने की धमकी दी। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से लंबे समय से मिलने का समय मांग रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री समय नहीं दे रहे थे। तो अब दिग्विजय और शिवराज आमने सामने आ गए हैं। सीएम हाउस के सामने धरना देंगे दिग्विजय सिंह। आज सीएम हाउस के सामने धरना देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, दिग्विजय सिंह की अगर बात करें तो वो धरना देने की बात यहां पर कर रहे हैं और एक बात जो है उन्होंने ये कही है कि मैंने उनसे समय मांगा और समय नहीं दिया गया। क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अब जो विपक्ष है वो अब किसानों की समस्या और किसानों की जो मुआवजा है उसको लेके कहीं ना कहीं सियासत जो राजनीति है वो तेज होती नजर आ रही है। क्योंकि बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की, तो लगातार दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने का समय मांग रहे थे, मगर किसी कारणवश मुख्यमंत्री निवास से उनको मिलने का समय नहीं दिया गया। जिसके बाद बात की जाए दिग्विजय सिंह की,
तो दिग्विजय सिंह ने साफ कह दिया है कि अब वह सीएम हाउस के बाहर आज 11 बजे से धरने पर बैठ जाएंगे, क्योंकि पूरे मामले की बात की जाए तो लगातार दिग्विजय सिंह जो 4 ऐसे जिले हैं जो डूब क्षेत्र में आते हैं, तो किसानों की जो समस्या है और मुआवजे की बात की जाए, क्योंकि जो डूब क्षेत्र में जो किसानों की जमीन आती है, जो फसलें जो नष्ट हो चुकी है, उनके मुआवजे को लेकर लगातार दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगा रहे थे, मिलने का समय मांग रहे थे, मगर मिलने का समय नहीं दिया गया, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने कल ऐलान कर दिया था कि वह मुख्यमंत्री निवास के बाहर 11 बजे से प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। यानी आज 11 बजे से दिग्विजय सिंह जो है मुख्यमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन करते नजर आएंगे, क्योंकि बात की जाए दिग्विजय सिंह की तो दिग्विजय सिंह का साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से ओलावृष्टि हुई है, जो किसान हैं उनकी जो फसलें हैं वो नष्ट हो चुकी है, उनको मुआवजा समय पर दिया जाए। साथ ही 4 ऐसे जिले हैं जो किसानों की जो जमीन है वो डूबा क्षेत्र में आती है और उनको मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, वो किसान लगातार परेशान है। तो किसानों की आवाज बनकर दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरने पर कुछ देर बाद बैठते नजर आएंगे। अंशुल जी, विवेक, सीएम हाउस के सामने धरने की बात यहां पर दिग्विजय सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। किसानों का मुद्दा एक बार फिर कांग्रेस ने पकड़ लिया है। आने वाले चुनाव को देखते हुए क्या समझा जाए इसे कि कांग्रेस इसे अब फिर से मुद्दा बनाने वाली है? बिल्कुल अंशुल, क्योंकि 2018 के चुनाव की बात की जाए तो 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस एक बार सत्ता में वापसी की थी, तो संभावना ऐसी लग रही कि एक बार फिर जो कांग्रेस पार्टी है 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर किसानों का जो ट्रम्प कार्ड है वो खेलकर एक बार फिर सत्ता की जो चाहत है वो रख रही है और वापसी करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि बात की जाए कमलनाथ की तो कमलनाथ ने भी साफ कर दिया है कि किसानों की समस्या है उसको लेके कहीं ना कहीं 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और बात की जाए दिग्विजय सिंह की तो लगातार दिग्विजय सिंह की जो जन जागरूकता जो अभियान है जो लगातार प्रदेश सरकार के खिलाफ चल रहा है वो लगातार ग्रामीण इलाकों में चल रहा है और दिग्विजय सिंह लगातार लोगों से मिल रहा है, किसानों से मिल रहा है और किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार का विरोध करते नजर आ रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले की बात की जाए तो कुछ दिन पहले भी दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार का विरोध किया था। और बात की जाए दिग्विजय सिंह की तो दिग्विजय सिंह आज भी मुख्यमंत्री निवास के बाहर बैठकर किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का विरोध करते नजर आएंगे। जी विवेक, विरोध करते हुए तो नजर आएंगे, उन्होंने धमकी भी दी है बाहर बैठने की। पक्ष क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है? क्या कोई प्रतिक्रिया निकलकर अभी तक सामने आई है? बिल्कुल, बात की जाए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तो नरोत्तम मिश्रा का साफ तौर पे कहना है कि दिग्विजय सिंह को केवल मीडिया के सुर्खियों में बने रहना है, जिसके चलते वो इस प्रकार का जो काम है, इस प्रकार की बयान है, इस प्रकार का प्रदर्शन है वो इसलिए करते हैं क्योंकि किसानों की समस्याओं की बात की जाए तो गृह मंत्री कहते हैं कि किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 7.5 घंटे बड़ी लंबी समीक्षा बैठक की थी, जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई थी। और साथ ही किसानों की मुआवजे की बात की जाए तो प्रदेश सरकार सभी कलेक्टरों को निर्देश दे चुकी है कि मध्य प्रदेश में जो किसानों की जो फसल जो नष्ट हुई है ओलावृष्टि के कारण से, और बात की जाए डूबा क्षेत्र में जो किसानों की जो जमीन आई थी, जो फसलें जो नष्ट हुई है, उनको जल्द से जल्द मुआवजा देने के लिए कल समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अधिकारियों को तो निर्देश दे दिए गए हैं। अब देखने वाली बात है कि जहां एक और नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार हमेशा तत्पर है और जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, वहीं दिग्विजय सिंह लगातार आरोप लगा रहे हैं कि किसानों की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। और बात की जाए दिग्विजय सिंह की तो दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं दिया गया, जिसके चलते आज वह धरने पर बैठेंगे मुख्यमंत्री निवास पे। जी चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से लंबे समय से मिलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उन्हें समय नहीं दे रहे हैं, जिसके लिए आज वो सीएम हाउस के सामने धरना देंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि ये सबसे पहले देश।